हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर वृत्त यानी कि सर्कल। इसका फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, आज हम सेकेंड पार्ट करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं बच्चे कि हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाले हैं, यानी कि सीखने के उद्देश्य क्या होने वाले हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। उसके बाद हमारी प्रमेय 10.1 यानी कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ये देखेंगे। उसके बाद देखेंगे एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो चलिए सबसे पहले बच्चे हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कुछ मुख्य शब्दों के बारे में देख लेते हैं, की टर्म्स जान लेते हैं। स्पर्श बिंदु, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। वो बिंदु जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा वृत्त पर मिलती है वह स्पर्श बिंदु कहलाती है। ठीक है। उसके बाद समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? यदि किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो तो वह कोण या वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। लंब क्या होता है? परपेंडिकुलर। जब एक रेखा किसी दूसरी रेखा को 90 के कोण पर काटती है तो उसे लंब कहते हैं। ठीक है बच्चे, लंब का मतलब होता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, एक रेखा दूसरी रेखा को 90 डिग्री का कोण बना रही है अगर उसके ऊपर, तो हम उसे क्या कहेंगे? हम उसे परपेंडिकुलर कहेंगे। इनको आगे हम डिटेल में और अच्छे से समझेंगे। चलिए कुछ नया सीखते हैं। बच्चों देखो, मोनू जो है वो अपने पापा के साथ स्कूल जा रहा था। मॉर्निंग में जाते जाते वो अपने पापा से बातें कर रहा था। उसने अपने पापा को बताया कि हमारी कक्षा में हमें वृत्त और स्पर्श रेखा के बारे में पढ़ाया गया है। तो आपको भी बच्चे पिछले वीडियो में पढ़ाया गया था वृत्त और स्पर्श रेखा के बारे में, याद है? तो उसके पापा ने उससे पूछा, अच्छा तो क्या तुम बता सकते हो कि स्पर्श रेखा क्या होती है? बच्चों आप भी सोचो, याद है आपको स्पर्श रेखा क्या होती है? तो मोनू ने अपने माइंड में सोचा, दिमाग में सोचा और बताया। उसने सबसे पहले क्या देखा? उसने अपने दिमाग में इमेज बनाई। कौन सी इमेज बनाई? सर्कल और उसके साथ बिल्कुल रेखा निकलती हुई, है ना? यही होता है ना स्पर्श रेखा। तो उसने बताया वह रेखा जो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वृत्त की स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट कहलाती है। उसके पापा ने बोला, अरे वाह, तुम्हें तो बहुत अच्छे से याद है। सोनू तुम वृत्त और स्पर्श रेखा का कोई उदाहरण दे सकते हो? अब तुमने ये तो बता दिया कि स्पर्श रेखा क्या होती है। तो उसके पापा ने उससे पूछा, क्या तुम इसका कोई एग्जाम्पल दे सकते हो, उदाहरण दे सकते हो? तो मोनू सोचने लगा। उसने अपने आसपास देखा तो उसको एक साइकिल पर पर्सन जाता हुआ नजर आया। तो उसने कहा अपने पापा से, हाँ बिल्कुल, साइकिल का जो पहिया है, यानी कि बेटा जो साइकिल का पहिया है वो वृत्त की तरह, अगर बेटा उस साइकिल के पहिए को आप पेपर पे बनाते हो तो वो सर्कल बनेगा, वृत्त बनेगा। ठीक है। और जो सड़क है वो रेखा की तरह काम करेगी। तो यानी कि साइकिल का पहिया और सड़क आपके एक अच्छे एग्जाम्पल हो सकते हैं वृत्त और स्पर्श रेखा का। देखिए इसको और अच्छे से मैं दिखाती हूँ, कुछ इस तरीके से। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? जो सड़क थी बच्चा वो क्या हो जाएगी? स्पर्श रेखा हो जाएगी। और जो बिंदु यानी कि जो वृत्त है, ये जो पहिया है वो सड़क पर जिस बिंदु पर मिल रहा है, आप कभी भी चलती हुई साइकिल को देखना, पहिया जो है वो हमेशा एक पॉइंट के एक जगह से ही सड़क पर मिल रहा होता है, पूरा तो नहीं मिलता ना। तो उस बिंदु को हम कहते हैं स्पर्श बिंदु। ठीक है। तो मोनू के पापा ने देखा, क्या तुम अब बता सकते हो कि वृत्त के बिंदु पर स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु के से गुजरने वाली त्रिज्या के साथ कौन सा कोण बनेगा? मतलब मोनू के पापा ने उससे कहा कि आप तुमने ये तो बता दिया बच्चे कि वृत्त है ये, यानी कि जो पहिया था वो वृत्त माना तुमने, है ना? पहिया को उसने वृत्त मान लिया, या उसको पेपर पे बनाएंगे तो वृत्तीय आकार बनेगा। और सड़क को क्या किया? रेखा मान ली। तो उसके पापा ने कहा, क्या तुम ये बता सकते हो कि जो स्पर्श बिंदु है इससे जो त्रिज्या जा रही है, त्रिज्या क्या होती है बेटा?
केंद्रक से वृत्त के किसी भी बिंदु पर स्थित जो दूरी होती है उसे हम त्रिज्या कहते हैं। तो उसने कहा स्पर्श रे बिंदु से जो त्रिज्या जा रही है तो इसके जो बीच में कोण बनेगा, यानी कि ये कोण की बात कर रहा है। उसने पूछा क्या तुम मोनू ये बता सकते हो ये क्या कोण होगा? तो मोनू कंफ्यूज हो गया। बच्चे आप सोच सकते हो कि ये कोण क्या होगा? नहीं, मोनू को भी इसका आंसर नहीं पता। तो चलिए आज हम इसी का आंसर ढूंढते हैं। तो बच्चे यहाँ पर आती है हमारी प्रमेय। प्रमेय कौन सी? 10.1। प्रमेय क्या कहती है? प्रमेय कहती है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। मतलब मैम, मतलब ये बच्चे कि जो स्पर्श बिंदु से त्रिज्या जा रही है वो स्पर्श रेखा पर, यहाँ पर बेटा वो 90 डिग्री का कोण बनाएगी। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। इसी को हम कहते हैं लंब। अगर कोई बच्चे रेखा जो होती है वो किसी दूसरी रेखा पर सीधी ऐसे खड़ी हुई है या 90 डिग्री का कोण बनाती है तो हम उसे कहते हैं कि वो रेखा दूसरी रेखा पर लंब है। ठीक है, लंब का मतलब परपेंडिकुलर है। ये बात समझ आई? तो यहाँ पर देखो जो त्रिज्या है स्पर्श बिंदु से जाती हुई वो रेखा स्पर्श रेखा पर लंब है, 90 डिग्री का कोण बना रही है। यही हमारी प्रमेय कहती है कि त्रिज्या के बीच में और स्पर्श रेखा के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा। हमने ये तो देख लिया कि 90 डिग्री का हमारा कोण बनेगा, ये हमारी प्रमेय कहती है। इसे हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे ओपी परपेंडिकुलर, यानी कि लंब है एक्स वाई पर। एक्स वाई मतलब इस रेखा पर। इसको बेटा इस तरीके से समझो, मेरे पास ये रेखा थी जो लंब है और किस पर है? इस रेखा पर है। तो मैं ये लिखूंगी ये वाली रेखा यानी कि ओपी जो है वो लंब है। ये आपका लंब का साइन होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है? लंब का साइन होता है। लंब है किस पर? एक्स वाई पर। ये आपकी एक्स वाई है। ठीक है, इसी को हम यहाँ पर लिख रहे हैं। यही हमारी प्रमेय कहती है कि स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या जा रही है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये 90 डिग्री का कोण बनाती है। अब हम बच्चे देखते हैं कि इसका हम यूज कैसे कर सकते हैं। देखो बच्चों, अगर आप ऐसे सोचो, मैं इस स्पर्श रेखा पर कोई भी एक बिंदु ले लेती हूँ। मान लीजिए मैं ये एक बिंदु लेती हूँ, ठीक है, और मैं इस बिंदु को अपने केंद्रक से अगर मिला देती हूँ कुछ इस तरीके से, तो ये देख लो आपको कुछ दिख रहा है? आपके पास एक त्रिभुज बन के आ रहा है। दिख रहा है ये त्रिभुज? यस, ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है? ये आपका समकोण त्रिभुज है। ठीक है, कौन सा त्रिभुज है बच्चे? इसी को हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। अब बहुत बच्चे हो गए समकोण त्रिभुज याद है? नहीं याद है तो कोई बात नहीं, अभी हम देख लेते हैं। समकोण त्रिभुज पहले देखते हैं, फिर हम क्या देखेंगे? अगर मेरे पास बेटा समकोण त्रिभुज बन रहा है तो समकोण त्रिभुज पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। समकोण त्रिभुज क्या होता है बच्चे? यदि किसी त्रिभुज में एक कोण 90 का हो तो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। मतलब अगर कोई भी एक कोण किसी भी त्रिभुज में 90 डिग्री का होगा यानी कि उसे हम क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। और पाइथागोरस प्रमेय सिर्फ समकोण त्रिभुज पर लागू होती है। ये याद रखना है बेटा, पाइथागोरस हमेशा समकोण पर ही लगती है। ठीक है, यानी कि ये 90 डिग्री का कोण हुआ, ये आपका क्या हो गया? समकोण हो गया। समकोण सभी को समझ आ गया? अब समकोण पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज पर लगती है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है मैम? देखो, पाइथागोरस समझने से पहले हम ये देखते हैं कि इन भुजाओं को हम कहते क्या है। बच्चों, जो 90 जहां पर भी आपका 90 डिग्री का कोण बनता है उसके जस्ट सामने वाली भुजा यानी कि जो बड़ी भुजा होती है ना सबसे, उसे हम कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण। ठीक है, और जिस पर आपका कोण बना हुआ होता है, जो खड़ी हुई है रेखा सीधी, उसे हम कहते हैं लंब। क्या कहते हैं? लंब। ये पता होना जरूरी है क्योंकि हमारी पाइथागोरस इसी से बनी है। और जिस पर लेटी हुई जो रेखा होती है, जिस पर हमारा 90 डिग्री का कोण बन रहा है, उसे हम कहते हैं आधार। ये समझ आया? 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, जो रेखा खड़ी है वो लंब, और जो लेटी हुई रेखा है उसे आधार कहेंगे। ठीक है, अब पाइथागोरस देख लेते हैं क्या होती है। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। मतलब मैम देखो, अभी हमने ये देख लिया कर्ण क्या है, लंब क्या है, आधार क्या है।
ठीक है। तो ये क्या कहती है पाइथागोरस कि कर्ण का वर्ग, अब वर्ग का मतलब पता है ना बेटा, किसी का दुगना, यानी अगर मैंने 5 का वर्ग किया तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 गुना में 5, 5 को 2 बार गुना कर दो, ठीक है, 25। तो ये भूलना नहीं है। कर्ण का वर्ग क्या होगा, लंब के वर्ग के बराबर प्लस में आधार के वर्ग के बराबर, ठीक है। ये है हमारी पाइथागोरस प्रमेय। तभी मैंने कहा बेटा अगर मुझे एक भी भुजा नहीं दी गई है तो मैं इसका यूज करूंगी और उस एक भुजा को आराम से निकाल लूंगी, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज दिया गया है, ठीक है बच्चे, मुझे देख के पता लग गया ये समकोण त्रिभुज है। ये समकोण त्रिभुज का, समकोण का ये 90 डिग्री का ही साइन होता है ये वाला, ठीक है, मुझे देख के पता लग गया। अब मैं सबसे पहले इसमें उसने बोला है AC निकालना है हमें, उसने AB दी हुई है, BC दी हुई है, आपको ये दिया हुआ है ना, और आपको B ये दिया हुआ है, आपको AC निकालनी है। तो बेटा सबसे पहले तो मैं ये देखूंगी कि इसमें कर्ण क्या है, आधार क्या है और लंब क्या है, वो आप बहुत अच्छे से पता है। इसे 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है, जो मुझे निकालना है, यानी कि कर्ण तो मुझे निकालना है। 90 डिग्री जिसपे खड़ी हुई रेखा है वो आपकी लंब होती है, ठीक है, और जो लेटी हुई है वो आपकी आधार होती है, ठीक है बेटा। मुझे ये तो चीजें पता लग गई। अब मैं क्या करूंगी, मैं बेटा सबसे पहले हमेशा क्वेश्चन में दिया गया क्या है वो लिखा जाता है, दिया क्या गया है तो मैं लिखूंगी दिया गया है, निकालनी क्या है, कर्ण। हमेशा बेटा पेपर में आपको ऐसे ही लिखना है। इससे ऐसा अगर आप करते हैं, अगर ऐसे आप लिखते हैं तो आपको ये समझ आता है कि आपको निकालना क्या है और मार्क्स भी अच्छे आते हैं, ठीक है। AC क्या है आपका, ये आपको निकालनी है, कर्ण आपको निकालना है। अब मैं क्या करूंगी, पाइथागोरस लगाऊंगी, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होगा, कर्ण का वर्ग बराबर में लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग, ठीक है, यही हमारा है। अब मैं इसमें सबकी वैल्यू लिख लूंगी। कर्ण कितना है, कर्ण तो बेटा मुझे निकालना है ना, AC तो मुझे निकालना ही है। लंब कितना है हमारे पास, AB, और आधार कितना है बेटा, BC, ठीक है। मैं सबकी वैल्यू लिख लेती हूँ। कितनी है वैल्यू हमारी, कर्ण तो ये तो हमें निकालना ही है, AC, AB हमारा कितना है 3 सेंटीमीटर, इसका वर्ग और 4 सेंटीमीटर का वर्ग, सिंपल है। अब देखो 3 का वर्ग का मतलब क्या हुआ बेटा, 3 का वर्ग का मतलब क्या हुआ, 3 का वर्ग का मतलब 3 गुना में 3, तो कितना हो जाएगा 3 तिया 9, ठीक है, दुगना होता है उसका मतलब। 4 का वर्ग क्या मतलब हुआ, 4 गुना में 4, यहाँ से आ गया 16, 4 चौक 16 होता है, 16 आ गया। तो AC का वर्ग कितना आया मेरे पास, कितना आया AC का वर्ग बच्चों, 25, 16 और 9 25 होते हैं, ठीक है। अब मेरे पास ये आ गया। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं क्या करूंगी बेटा, क्या ये मेरा आंसर हो गया, क्या ये मेरा आंसर हो गया 25, नो नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो AC का वर्ग आया है, जो हमें AC निकालना है उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको इस साइड ले जाएंगे, ठीक है, और जब हम वर्ग को बेटा दूसरी साइड ले जाते हैं तो वो बन जाता है वर्गमूल, तो वर्गमूल 25। मैम वर्गमूल 25 कैसे निकालेंगे, अब देखो बेटा वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं, वर्गमूल के लिए हम क्या करेंगे, 25 के अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे, ठीक है। 25 के अभाज्य गुणन कैसे, किससे जाएगा, सबसे पहले 5 से जाएगा, ठीक है, तो 5 25, फिर 5 से जाएगा 5 एकम 5, ठीक है। तो ये आ गया आपका AC बराबर में 5 गुना में 5। और वर्गमूल के अंदर हम क्या करते हैं बेटा, पेयर बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं, तो यहाँ एक ही जोड़ा बन रहा है, ये जोड़ा होता है वो ही बाहर आ सकता है, तो 5 यहाँ से बाहर आ गया। अब क्या बचा मेरे पास, AC बराबर में 5 सेंटीमीटर, ये मेरा आंसर आ गया, यही मुझे निकालना था, 5 सेंटीमीटर मेरा आंसर आ गया, ये मेरा हो गया आंसर, 5 सेंटीमीटर करंट की वैल्यू निकालनी थी जो,
क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु ए पर स्पर्श रेखा ए बी केंद्र ओ से जाने वाली ए रेखा से बिंदु बी तक इस प्रकार मिलती है कि ए बी 8 सेंटीमीटर है, तो ओ बी की लंबाई निकालिए। उसने बोला है कि आप ऐसा करो, जो खाली स्थान है ना सिर्फ उसे भर दो, बाकी क्वेश्चन मैं कर दूंगा। तो चलो सबसे पहले करने से पहले बच्चों हम भी अपना थोड़ा सा देख लेते हैं कि कर्ण क्या होगा। हमने देखा है कि जिस पे 90 डिग्री का बन रहा है उसके सामने वाली भुजा आपकी कर्ण होगी, यानी कि ये भुजा कर्ण है, ठीक है। ओ बी आपकी कर्ण है, उसने ओ बी लिखा है और वही हमें बेटा निकालनी है ओ बी। उसके बाद लंब क्या होगा, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या आपकी लंब होगी, क्योंकि जिसपे 90 डिग्री बन रहा होता है जो खड़ी भुजा होती है उसे लंब कहते हैं, और ए बी आपका आधार होगी, ठीक है। देखो उसने लंब की जगह 6 लिखा है, आधार की जगह 8 लिखा है। अब उसने बोला खाली स्थान भर दो, बस बाकी मैंने क्वेश्चन कर दिया है। खाली स्थान भरने में क्या करते हैं बच्चों, देखो खाली स्थान कैसे भरेंगे, जहां पर जो देखो कर्ण की जगह पे उसने कर्ण लिख दिया है ना, और 6 का वर्ग हमें पता है 36 होता है, उसने 36 लिख दिया। आपने उससे पूछा 8 का वर्ग बताओ क्या होगा, 8 का वर्ग तो वेरी सिंपल, 8 का वर्ग बताना है मुझे, क्या होगा बच्चों, सोचो कॉपी में करो, 8 गुना में 8, 8 अठू 64, तो यानी खाली स्थान की जगह क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही 64 आ जाएगा, है ना। और अब उसने बोला ये खाली स्थान भरो, उसने लिख दिया, उससे ऊपर वाला स्टेप देखो, कर्ण का वर्ग बराबर में 100 सेंटीमीटर, उसने कर्ण पूछ लिया, तो मेरे को पता है कि वर्ग को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, वर्गमूल लगाते हैं, यानी कि 100 का वर्गमूल निकालना है। मैम ये कैसे निकालेंगे, वेरी सिंपल बेटा, इतना क्यों डरना है। मैं क्या करूंगी, 100 के अभाज्य गुणनखंड बना दूंगी, ठीक है। देखो सबसे पहले ये किससे जाएगा, ये 2 से जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, चलो इसको हम यहां पर करते हैं, ठीक है। चलिए मैं यहां पर लिख देती हूं इसको, अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं। सबसे पहले 2 से जाएगा, कितना आएगा, 2 पंजे 10 और 0 की जगह ऊपर आ जाएगा। फिर 2 से चला जाएगा, सबसे छोटे से स्टार्ट करो बेटा, यहां से 25 आ जाएगा। अब किस पे जाएगा सबसे छोटा नंबर, ये 5 से जाएगा, 5 25, फिर 5 से जाएगा 1, अभाज्य गुणनखंड बन गए, वर्गमूल के अंदर लिख दो, 2 गुना में 2 गुना में 5 गुना में 5। अब मैंने क्या बताया था, पेयर बना दो, 2 2 के जोड़े बनाओ, 2 का जोड़ा 2 का जोड़ा, ये जोड़ा बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ गया, इधर 5 आ जाएगा बाहर, तो 2 गुना में 5, और तो कुछ है नहीं, तो ये वर्गमूल से बाहर आ गया, बस अब इन दोनों को नंबर को गुना करोगे 10 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि मेरे पास आंसर क्या आएगा बेटा, 10 सेंटीमीटर। तो मेरे पास कर्ण कितना आया, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ आया कर्ण हमारा कितना आया, क्लियर हुआ बच्चे। अगर उसने यहाँ पर वर्गमूल का साइन लगाया हुआ है तो यहाँ सिर्फ 100 लिखेंगे, अगर वर्गमूल का साइन नहीं लगाया हुआ, वर्गमूल का साइन हट गया है, तो इसका मतलब 10 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। वर्गमूल में तो अंदर 100 ही आएगा ना, उसका आंसर 10 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है बेटा, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देखते हैं कि एक बिंदु और एक वृत्त में दिए होने पर निम्न में से कौन सी स्थिति संभव है। मतलब मान लो आपके पास एक वृत्त है और एक बिंदु है, वो बिंदु जो है वो वृत्त पर कैसे कैसे हो सकता है। देखो बच्चे 3 तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले कि एक वृत्त जो के अंदर जो बिंदु है वो वृत्त के अंदर स्थित हो, है ना, वृत्त के अंदर बिंदु स्थित हो। दूसरा क्या हो सकता है, वृत्त के ऊपर एक बिंदु स्थित हो, और तीसरा क्या हो सकता है, वृत्त के बाहर बिंदु स्थित हो। सोचो इसके अलावा कोई और हो सकता है। अगर आपके पास एक सर्कल दे दूं मैं और एक बिंदु बोलूं, एक सर्कल कॉपी में बनाओ और देखो बिंदु आप कहाँ कहाँ बना सकते हो, अलग अलग होने चाहिए। तो आप या तो उसके अंदर बना सकते हो या उसके ऊपर बना सकते हो, कहीं पर भी, या फिर आप बाहर पे कहीं पे भी एक बिंदु बना सकते हो। मैं ये नहीं कहूंगी मैम आप यहाँ बिंदु बना दें, मतलब कंडीशन तो सिर्फ 3 ही हो सकती है ना। चाहे आप बाहर बना रहे हो तो बाहर कहीं भी बना सकते हो, वृत्त के ऊपर तो कहीं भी वृत्त के ऊपर बना सकते हो, अंदर तो कहीं भी अंदर बना सकते हो, बस इन 3 जगह के अलावा आप कहीं और बिंदु नहीं बना सकते हो। तो अब हम ये देखते हैं बच्चों, ये जो बिंदु है इन तीनों बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं कितनी हम बना सकते हैं। अगर वृत्त के अंदर कोई बिंदु है तो उस पर कितनी स्पर्श रेखाएं होंगी, बिंदु पर जो है उस पर कितनी स्पर्श रेखाएं होंगी, और बिंदु के बाहर है तो उस पर कितनी स्पर्श रेखाएं होंगी, ठीक है। चलो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर वृत्त के अंदर कोई बिंदु है तो उसके अंदर
स्पर्श रेखाएं कितनी होंगी। सबसे पहले स्पर्श रेखा आपको पता है ना कि जो वृत्त है उसको जो टच करती हुई बिंदु से टच करती हुई रेखा जाती है उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। सिर्फ एक ही बिंदु पर स्पर्श रेखा जाती है, ठीक है। अगर हम बेटा वृत्त के अंदर बात करें और अगर आप कई रेखा बना के देखो तो कोई भी रेखा ना स्पर्श रेखा नहीं बनेगी, क्योंकि स्पर्श रेखा तो सिर्फ एक ही बिंदु पर टच करती है। आप यहाँ पर देख भी पा रहे हो कि यहाँ पर तो जितनी भी रेखाएं बनाई है वो वृत्त को दो बिंदुओं पर कम से कम टच कर रही है। तो वृत्त के अंदर के वृत्त अगर कोई बिंदु स्थित है तो उसके अंदर कोई भी स्पर्श रेखा नहीं होगी। तो यहाँ पर अगर मैं पूछूं वृत्त के अंदर कोई बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है तो आप बोलोगे मैडम 0, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अगर वृत्त के ऊपर कोई बिंदु स्थित है कुछ इस तरीके से तो कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो बच्चा अगर आप बना के भी देखोगे ना तो सिर्फ और सिर्फ एक ही होती है स्पर्श रेखा जो बिंदु के ऊपर हो सकती है, ठीक है। वृत्त के ऊपर जो स्थित बिंदु है उससे सिर्फ एक और एक स्पर्श रेखा बनाई जा सकती है। दूसरी आप बना के देख लो, बनेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं दो बिंदुओं पर काट रही होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं बच्चे अगर मेरे पास बाहर कोई बिंदु स्थित है तो कितनी स्पर्श रेखाएं बनाई जा सकती हैं। तो बच्चे 2। देखो यहां से आप देख पा रहे हो 2 स्पर्श रेखाएं। अगर मैं इसे पी पॉइंट देखूं तो यहाँ पर एक बिंदु पर कट करिए, एक ये। तो वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर 2 और केवल 2 ही स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, ठीक है बच्चे। तो हमने यहाँ पर 3 चीजें देखी हैं। क्या क्या? अगर मेरे पास वृत्त के अंदर कोई बिंदु है तो वहां पर कोई भी स्पर्श रेखा नहीं होती, 0 स्पर्श रेखा है। अगर वृत्त के ऊपर कोई बिंदु स्थित है तो यहाँ पर हमारे पास एक स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं। और अगर वृत्त के बाहर कोई बिंदु स्थित है तो नंबर ऑफ स्पर्श रेखाएं कितनी होंगी? 2। भूलना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। अगर मैं किसी बाहर बिंदु को स्थित है तो कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है वृत्त पर? 2, ठीक है। अगर वृत्त के ऊपर पूछ रही हूं तो सिर्फ 1 और वृत्त के अंदर कोई बिंदु है उस पर 1 भी नहीं, ठीक है बच्चे। आई होप जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है आपको अच्छे से समझ आया होगा। सो बच्चे आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा? हमने देखा प्रमेय 10.1 वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। फिर हमने पाइथागोरस प्रमेय देखी जो कहाँ लगती है? समकोण त्रिभुज पर लगती है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा? वृत्त के अंदर स्थित बिंदु से वृत्त की कोई भी स्पर्श रेखा नहीं गुजरती है। याद रखना है बेटा, वृत्त पर स्थित बिंदु पर गुजरने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या केवल 1 होती है और वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर केवल 2 स्पर्श रेखाएं जाती हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।